आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के गुरुद्वारे पहुंचने की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे। इस दौरान उनके साथ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने वहां मत्था टेका, साथ ही वहां कुछ समय भी बिताया। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में सोने की कार सेवा शुरू हो गई। ये काम एसजीपीसी के सहयोग से बर्मिंघम का गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था कर रहा है। इस जत्थे के 20 सदस्यों ने सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रीठे के पानी से सोने की धुलाई की। ये सेवा 1999 से हर साल की जा रही है। इससे श्री हरमंदिर साहिब में लगे सोने की चमक और बढ़ जाएगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। यहाँ रोजाना रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इससे लग रहा है जैसे पूरे बद्रीनाथ धाम का कुदरती श्वेत श्रृंगार हो गया हो। बद्रीनाथ मार्ग भी हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक जगह जगह बर्फबारी के कारण बंद हो गया है। इस बार 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में रील बनाने के लिए खतरनाक स्टंट करना एक युवक को महंगा पड़ा। दरअसल इस युवक ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और मशहूर होने की चाहत में हदें पार कर दी। वो रील बनाने के लिए बाइक लेकर 20 फीट ऊंचाई से तालाब में कूद गया और फिर इसका वीडियो उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यही रील वायरल करना युवक को इतना महंगा पड़ा कि मामला पुलिस के पास पहुंचा। युवक को पुलिस ने ढूंढकर थाने बुला लिया। फिर पुलिस ने युवक को कान पकड़कर माफी मांगने को कहा और रील भी डिलीट करवाई। हमारी आपको सलाह है कि आप भी ऐसा न करें, ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में खुले जंगल में चीतों का कुनबा बढ़ गया। दरअसल पार्क मैनेजमेंट ने मादा चीता गामिनी और उसके 4 शावकों को बाड़े से खुले जंगल में छोड़ दिया। इस तरह अब खुले जंगल में 11 शावकों समेत कुल 17 चीते दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में सीएम ने भी इस पर खुशी जताई और सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्य प्रदेश की धरा एशिया से विलुप्त हो चुके चीतों के लिए माँ का आंचल बन चुकी है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली में मंचलों को सबक सिखाने से जुड़ी है। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। महिलाओं की ओर से आए दिन छेड़खानी की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन अब मंचलों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब दिल्ली में यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर शिष्टाचार स्क्वाड बनाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ इस मुहिम को लेकर सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है। महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है एंड मैं पूरी तरह से इसको सपोर्ट करती हूँ। ये कदम अच्छा है दिल्ली की औरतों के लिए, तो स्पेशली लाइक दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। तो इस कदम को आप अच्छा मत? हाँ, मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। जैसा कि आजकल का माहौल चल रहा है, जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, उस तरीके से टीम काफी फायदेमंद रहेगी। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है जल्द से जल्द, तो ये हम स्टूडेंट्स और जो भी आसपास की वर्क फोर्स है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। यूपी के बाद अब दिल्ली में भी शिष्टाचार स्क्वाड मंचलों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और महिलाओं की ओर से आए दिन छेड़खानी की शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन अब मंचलों पर शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि दिल्ली में तैनात किए जाएंगे एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड। ये स्क्वाड उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर बनाया जा रहा है और इसे राजधानी के सभी संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा।
दिल्ली में यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड के तर्ज पर ईव टीजिंग स्क्वाड तो बनेगा, लेकिन इसका नाम एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं बल्कि शिष्टाचार स्क्वाड होगा। राजधानी दिल्ली में नई सरकार की गठन के बाद कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब यूपी सरकार के तर्ज पर दिल्ली में एंटी स्क्वाड बनाने की बात कही जा रही है और उसके लिए स्क्वाड बनाया जाएगा। और इस पर दिल्ली की महिलाओं का और लोगों का क्या कहना है, इसको लेकर के हम अभी दिल्ली के कालकाजी इलाके में हैं। कुछ लड़के और लड़कियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। माय नेम इज तनुजा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामानुजन कॉलेज से हूँ। एंड अगर ऐसा सच में होता है कि नई सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई गठन बनाती है, उनके लिए प्रयास करती है, तो हमें बहुत खुशी होगी। हम ऐसी सरकार को पूर्णतः सपोर्ट करते हैं एंड अगर वो अपना काम अच्छे से करेगी तो हम उनके पूर्णतः समर्थन में हैं। मुझे लगता है कि सेफ्टी एक प्रीमियर चीज है, वो होनी चाहिए और ये बहुत अच्छा कदम है जो उठाया गया है नई गवर्नमेंट के बनने के बाद। और सेफ्टी एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे यूपी में भी देखेंगे, जैसे योगी सरकार ने इस चीज पे काम किया है, तो यहाँ पर पहले ऐसा नहीं कि पहली सरकार ने कुछ नहीं किया था या आपकी सरकार में ही किया गया है, पर चीजों को और इफेक्टिव किया जा सकता, तो ये एक अच्छा कदम है जो उठाया गया है। क्या लगता है जो एक कदम उठाया गया है, एंटी स्क्वाड के तर्ज पे स्क्वाड बनाने जाया जा रहा है दिल्ली में, क्या लगता है? देखिए, आप जितना ज्यादा गर्ल्स को प्रोटेक्शन देना चाहेंगे उतना कम होता है, ठीक है। आप अगर होली के टाइम में देख सकते हो तो आप न्यूज में देख सकते हैं कि विदाउट परमिशन गर्ल्स पे कलर फेंका जा रहा था, कुछ एंटी रैगिंग एक्टिविटीज हो रही थी और बहुत तरीके की चीजें हो रही थी। लेकिन आप अगर प्रोटेक्शन के गर्ल्स प्रोटेक्शन के लिए ये लॉज ला रहे हैं तो मेन होता है कि इम्प्लीमेंटेशन कितने हद तक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि लोगों तक कितना पहुंच सके, इसकी अवेयरनेस से कितना पहुंच सके, आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। आप एंटी स्क्वाड बना तो रहे लेकिन उसका यूटिलाइजेशन वहां तक कब अधिक उसका जो आम नागरिक है वो यूज कर पा रही है नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर यौन अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के तहत कड़े दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए अब जिलावार एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड बनाए जाएंगे। ये दस्ते बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, बाजार, पार्क, स्कूल, कॉलेज के आसपास और संवेदनशील इलाकों में कड़ी नजर रखेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हर जिले में कम से कम 2 विशेष दस्ते तैनात किए जाएंगे। महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और अपराध रोकने की जिम्मेदारी इन दस्तों की होगी। इनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल मुहैया कराना, मंचलों पर कड़ी कार्रवाई करना है। दिल्ली में बनने वाले ई टीजिंग स्क्वाड में 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर, 8 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होंगे, जिनमें 4 महिला पुलिसकर्मी होंगी। इसके साथ ही स्पेशल यूनिट से 1 पुलिसकर्मी तकनीकी सहायता के लिए साथ रहेगा। इलाकों में गश्त करने के दौरान स्क्वाड के पास कार और 2 पहिया वाहन भी रहेंगे ताकि वो तुरंत मौके पर पहुंच सके। टेक्निकल सपोर्ट के लिए विशेष स्टाफ का 1 सदस्य होगा और सभी संवेदनशील इलाकों में स्क्वाड की तैनाती होगी। स्क्वाड में तैनात पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में तैनात रहेंगे। इसके हेड एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन स्क्वाड में होंगे, यानी सभी बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली में अब मंचलों की खैर नहीं है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि दिल्ली में जो एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड है वो बनाई जाए। हमारे साथ आकांक्षा यादव हैं जो इस पूरी टीम को लीड कर रही हैं। मैम, क्या ये स्क्वाड बनाया गया है और ये कैसे फंक्शन करेगा? दिल्ली पुलिस में ईव टीजिंग को रोकने के लिए और पब्लिक प्लेसेस को सेफ बनाने के लिए हर जिले में 2 स्क्वाड बनेंगे जिन्हें एसीपी लीड करेंगे और उनके तहत 2 टीम्स होंगी। दोनों टीम्स को जो लीड करेंगे वो इंस्पेक्टर्स होंगे, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर भी होंगे, महिला कांस्टेबल्स, मेल कांस्टेबल और साथ ही साथ स्पेशल स्टाफ का भी स्टाफ रहेगा। तो उसके तहत जो भी पब्लिक एरियाज हैं, जो हॉटस्पॉट हैं, जहां पे महिलाओं को, लड़कियों का मूवमेंट रहता है या ईव टीजिंग की कंप्लेंट आती है, स्कूल की छुट्टी के बाद, कॉलेज की छुट्टी के बाद या कॉलेज के आसपास या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है या हॉस्पिटल है या मार्केट एरिया है, जहां पे भी लड़कियों के साथ छेड़खानी की कहां पे जहां पे हो सकता है, जहां पे कंप्लेंट आ सकती है, उन ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है। शिष्टाचार स्क्वाड हर हफ्ते जो भी ड्राइव करेगा उसकी रिपोर्ट सीनियर अफसरों को देनी होगी। साथ ही शिष्टाचार स्क्वाड में तैनात पुलिस वालों के लिए दिल्ली पुलिस एकेडमी ने विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। हर दस्ते को रोजाना 2 संवेदनशील इलाकों में गश्त करनी होगी और हफ्ते भर में सभी हॉटस्पॉट कवर करने होंगे। हर जिले के पुलिस अधीक्षक यानी डीसीपी इन दस्तों की निगरानी करेगा।
इनका काम ही ये होगा कि जो ये न्यूसेंस है उसको हैंडल करें। इसमें एक हमने इनको बड़ा आदेश दिया है कि भाई इसमें कोई भी आप मॉरल पुलिसिंग नहीं करेंगे, कि अगर कहीं पे कोई जोड़ा बैठा है या कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है तो अपने आप से नहीं करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिकॉय नहीं बन सकते, या वो अगर न्यूसेंस है और लड़की कहती है मैं कंप्लेंट नहीं दूंगी तो उनको वेट नहीं करना है कि कोई कंप्लेंट मिले, देन दे कैन टेक स्वयं एक्शन ले सकते हैं। ऑल्सो अनड्यू हैरेसमेंट नहीं करेंगे, कोई पब्लिक शेमिंग नहीं करेंगे। जो आप जिन व्यक्तियों को पकड़ते हो ये करते हुए, तो शिष्टाचार नाम ही इसलिए दिया गया कि उनको शिष्टाचार सिखाना है। उनके साथ ये नहीं करेंगे कि उनसे कोई उठक बैठक करा रहे हैं या कुछ उनसे कोई और चीज़ करवा रहे हैं, लेकिन उनको ये बताने की ज़रूरत है, ये शिक्षा देने की ज़रूरत है कि आप ये नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिन इलाकों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं ज्यादा होती हैं, उन स्थानों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इन स्थानों की सूची डीसीपी के साथ साझा की जाएगी। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है। निर्भया कांड के बाद सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाना, बसों और सार्वजनिक स्थानों पर मार्शल की तैनाती और पिंक पेट्रोलिंग यूनिट को सक्रिय करना शामिल है। अब एंटी इवटीजिंग स्क्वाड के गठन से महिलाओं को और ज्यादा सुरक्षित माहौल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड बना था, कई तरह की शिकायत आई थी, मॉरल पुलिसिंग भी हो जाती है उसमें, उसको लेकर क्या रणनीति? उसके लिए हम शुरू से ही जब हमने इसको कंसेप्चुलाइज करा है, हम बहुत क्लियर थे कि दिल्ली पुलिस किसी तरह का मॉरल पुलिसिंग नहीं करेगी और इसके लिए क्लियर डायरेक्शंस दिए गए हैं। साथ ही साथ हम ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, जो भी वो टीम का हिस्सा रहेंगे उनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराई जा रही है कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है और किन सिचुएशंस में हमको किसी भी तरीके से मॉरल पुलिसिंग में नहीं आना है। आपने बात की डिकॉय की, तो क्या उसमें जो टारगेट किया जाएगा, जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो सादी वर्दी में रहेंगी, क्या किस तरह से रहेगा ये? हाँ, जैसे जो महिला पुलिसकर्मी है वो एक कोई भी जो नॉर्मल जो लड़की होती है, स्कूल कॉलेज जा रही होती है, उसकी तरह तैयार होके वो पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे, सो दैट टू इंश्योर के कोई भी इस तरीके का कोई जो ईव टीजिंग करने आता है या कोई लड़का छेड़खानी करता है, बदतमीजी करने की कोशिश करता है, उसको आइडेंटिफाई करा जा सकता है और उस पे फिर टीम जो है तुरंत कार्रवाई करेगी। शिष्टाचार स्क्वाड को ये अधिकार दिया गया है कि वो संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करे। अगर कोई व्यक्ति छेड़छाड़ या महिलाओं के साथ बदसलूकी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। महिला पुलिसकर्मी भी इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी ताकि पीड़ित महिलाएं बिना झिझक अपनी शिकायत दर्ज करा सके। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं से अपील की है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वो बिना किसी डर के पुलिस के हेल्पलाइन 1091 या 112 पर कॉल करें। दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन का ये कदम राजधानी को महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड के गठन से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आएगी और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी डर भय के आने जाने की आजादी मिलेगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले वर्षों के मुकाबले साल 2024 में राजधानी में हत्या, लूट, बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में कमी दर्ज की गई है। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी का रुझान नजर आया है। पुलिस का दावा है कि कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है और इसी के साथ पुलिस की पहल का सकारात्मक असर भी हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक छेड़छाड़ के मामलों में साल 2023 में 2345 शिकायतें दर्ज हुई थी, जबकि 2024 में ये संख्या घटकर 2037 रह गई। वहीं रेप के मामलों में भी मामूली कमी आई है। साल 2023 में बलात्कार के 2141 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2024 में घटकर 2076 पर आ गए। जाहिर है दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सचेत है और मंचलों पर नकेल लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ इस मुहिम को लेकर सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में रायसीना डायलॉग की शुरुआत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने उन्हें प्रयागराज के कुंभ से लाया गया गंगा जल भेंट किया। वहीं तुलसी गबार्ड ने पीएम मोदी को तुलसी माला तोहफे के तौर पर दी। चीन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की तारीफ की। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि भारत और चीन को ऐसे भागीदार बनना चाहिए जो एक दूसरे की सफलता में योगदान दे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पॉडकास्ट के दौरान कहा था कि प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए और मतभेदों को विवाद में तब्दील नहीं होना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये तर्क दिया था कि सदियों से भारत और चीन ने एक दूसरे से सीखा है और वैश्विक भलाई में योगदान दिया है। अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस की भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया और उन्होंने इस आतंकी संगठन पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। इस बार का बजट 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। सरकार ने महिलाओं के लिए लाडू लक्ष्मी योजना के बजट का भी ऐलान कर दिया। इस योजना के लिए अगले वित्त वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यूपी के गोरखपुर में एक परिवार के 3 सगे भाइयों का सिलेक्शन पुलिस विभाग में हो गया। ऐसे में पूरे परिवार में खुशी की लहर है। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में राजकिशोर पाल के 3 बेटों धीरज, नीरज और अमन ने सफलता हासिल की। खुद राजकिशोर पीएससी में भर्ती हुए थे तो उनके पिता विश्वनाथ पाल सेना में थे। अब बेटों की कामयाबी से राजकिशोर काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि तीनों बेटे अपने संघर्ष और लगन से इस मुकाम तक पहुँचे। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। वक्फ बिल पर सड़क पर संग्राम शुरू हो गया है। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन किया और इस बिल से मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्षी दलों तक ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। उधर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक विरोध है, अभी बिल आया भी नहीं और विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई मुस्लिम सांसद भी शामिल हुए। प्रदर्शन वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में भी हुआ। कुछ हिंदूवादी संगठन इसके समर्थन में सड़क पर उतरे। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस वक्त जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इनका मानना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार इस सत्र में ला सकती है, दरअसल इस अमेंडमेंट बिल के चलते जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसको सरकार जो है वो जबरन हथियाना चाहती है। ये इन लोगों का मानना है और यही वजह है जिसको लेकर के ये चाहते हैं कि तमाम जो ये बिल लाया जा रहा है उसको रोका जाए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एनडीए से इतर जो तमाम विपक्षी दल हैं वो इस प्रदर्शन का जो है वो समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर अब बीजेपी और विपक्ष में आर पार की जंग तेज हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को अराजकता फैलाने वाला करार दिया। बीजेपी कह रही है कि इस बिल से आम और गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। हम इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। इससे वक्फ की कोई प्रॉपर्टी ना बचेगी, ना उसके इनकम में इजाफा होगा, ना एंक्रोचर्स को निकाल सकेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मुस्लिम धर्म की हैं उसको छीनना चाहते हैं। आप लिमिटेशन एक्ट वहां अप्लाई नहीं होता, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ओरल गिफ्ट वहां हो सकता है, आप यहाँ वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं वक्फ को और इस देश में
अमन और शांति समुदाय में जो है उसको और दूरी पैदा करने का इनका मकसद है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमादा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। और ये जो तथाकथित उस पर काबिज लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको वक्फ बोर्ड जरूर नहीं पसंद आएगा, लेकिन आम जो मुस्लिम गरीब है उसके लिए ये वरदान साबित होगा। वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने संसद से सड़क तक आंदोलन करने की चेतावनी दी। समाजवादी पार्टी ने खुला ऐलान कर दिया कि वो मुसलमानों के साथ मजबूती से खड़ी है। तो बीजेपी के मुस्लिम नेता दावा कर रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों को लूटा गया है और सबसे ज्यादा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लूटा है। सरकार क्यों गुमराह कर रही है? हम इस बिल की मुखालफत में इसलिए हैं क्योंकि ये बिल हमारी मुखालफत में है और हम चाहते हैं कि इस बिल की मुखालफत के सिलसिले में हम सड़क से लेकर संसद तक इस बिल की मुखालफत करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस बोर्ड के अंदर दूसरे समुदाय के लोगों को उसके अंदर डाला जा रहा है, हम उसकी पुरजोर तरीके से मुखालफत में हैं। ऐसे लोग जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को लूटा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम सदस्यों के रिश्तेदारों के पास अगर आप पता कर लीजिए तो सबसे ज्यादा संपत्तियां इन्हीं लोगों के पास में, इनके कार्यालय तक बने हुए हैं, ये वहां पर कार्यालय बनाकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये कांग्रेस और सपा बसपा की सरकारों में लूट मचाई थी इन्होंने, क्योंकि उसका नाजायज फायदा वक्फ बोर्ड का इन्हीं लोगों ने उठाया है। तो अब न्याय लोगों को देने के लिए आदरणीय मोदी सरकार जो बिल लेकर आ रही है उसको लेकर परेशान यही लोग हो रहे हैं, क्योंकि लूट इन्होंने करी है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष प्रदर्शन की आड़ में दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर रहा है, जो होने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि सरकार इस मुद्दे पर लगातार मुसलमानों को गुमराह कर रही है। वक्फ बोर्ड जो है संविधान अगर कानून बनाता है तो संविधान कानून से चलेगा। लोकसभा के अंदर जो पास होगा, राज्यसभा पास होगा, वक्फ बोर्ड से कुछ होने वाला। परिस्थितियां जानबूझकर दिल्ली के अलावा देश के अंदर कानून व्यवस्था को खराब करने का काम करेगा। इनके एक एक पग को हिंदुस्तान के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है, शाहीन बाग एक हो गया और दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, ऐसा हमारा कृत संकल्प है। न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की, घुटके मर जाऊं ये मर्जी है इस सरकार की। क्या बोलने की भी इजाजत खत ले लोगे आप हमसे? क्या हमसे हमारी आजादी ये भी छीनने का काम करोगे? संविधान ने दी हमें, और जो संविधान के दिए हुए अधिकार है आप उस पर कुठाराघात कर रहे हो। संविधान ने संरक्षण दिया है कि हम धार्मिक कर्तव्य को अपने आजादी के साथ निभाने का काम करें, आप उसके ऊपर कुठाराघात कर रहे हो। उन्होंने तो शोर मचा रखा था कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि वो कहीं भी खड़े हो जाए और वहां पर वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। इस तरह के बहुत नैरेटिव पूरे देश में फैलाने का प्रयास हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है। हैरानी की बात यह है कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास देश में सबसे ज्यादा संपत्ति है। बता दें कि पिछले साल लोकसभा में 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद जेपीसी के पास भेज दिया गया था। विपक्षी दलों ने इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसका विरोध किया था। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि संशोधन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएंगे और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल पर अब बीजेपी और विपक्ष में तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की जंग तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में उछाल दर्ज किया गया। सोमवार को सेंसेक्स 341 अंक चढ़कर 74,170 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये तेजी निफ्टी में भी जारी रही और ये 112 अंक चढ़कर 22,509 पर बंद हुआ।
सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सोना 1300 रुपए महंगा हो गया। इसके साथ साथ दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 90,750 रुपए हो गई, जबकि चांदी ने रिकॉर्ड स्तर छू लिया। ये भी 1300 रुपए महंगी हो गई। फिलहाल दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 1,02,500 रुपए है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती दर्ज की गई। रुपया 24 पैसे बढ़ गया। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़कर अब 86 रुपए 81 पैसे हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक फरवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 2.38% पर रही, जबकि जनवरी में ये 2.31% पर थी। माना जा रहा है कि सब्जी और तेल के साथ साथ फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का खर्च बढ़ने से थोक महंगाई दर बढ़ी है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के एक महत्वपूर्ण बयान की, जो उन्होंने क्रिकेट दौरों पर खिलाड़ियों के परिवारों की मौजूदगी को लेकर दिया है। विराट कोहली ने विदेश दौरों पर क्रिकेटर्स के परिवारों की मौजूदगी का समर्थन किया है। आईपीएल 2025 से पहले जब आरसीबी के कॉन्क्लेव में इस मसले पर कोहली से सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी खिलाड़ी से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि उसका परिवार हर समय आपके पास रहे, तो जवाब मिलेगा हाँ। उन्होंने परिवार की अहमियत बताते हुए कहा कि जब खिलाड़ी दौरों पर मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो उनके परिवार वाले उनका सहारा बनते हैं। कोहली ने कहा कि कमरे में जाकर अकेले बैठकर उदास नहीं रहना चाहते, वे सामान्य होना चाहते हैं। फिर आप अपने खेल को सही मायने में जिम्मेदारी के रूप में देख सकते हैं। आप उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं और आप जीवन में वापस आते हैं। कोहली ने कहा कि जब वे परिवार के साथ रहते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए खुशी का दिन होता है। कोहली के मुताबिक जब भी संभव होता है, वे अपने परिवार के साथ बाहर जाने और समय बिताने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से हार के बाद बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाए थे। इसके तहत खिलाड़ी पूरे टूर के दौरान परिवार और पत्नियों के साथ सफर नहीं कर सकते। खासतौर पर विदेशी दौरों पर यह नियम ज्यादा काम करेगा, ताकि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर असर न पड़े। 45 दिन से ज्यादा के दौरे पर 2 हफ्तों के बाद ही उनका परिवार उनके साथ शामिल हो सकता है और 14 दिनों से ज्यादा नहीं रह सकता, जबकि छोटे विदेश दौरों पर परिवार एक हफ्ते तक खिलाड़ियों के साथ रह सकता है। यदि किसी प्लेयर को फैमिली के साथ या फिर अलग से यात्रा करनी है, तो हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन से इसकी अनुमति लेनी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा के दौरान रोहित शर्मा ने भी ये मसला उठाया था। रोहित ने कहा था कि इस मसले को लेकर सभी खिलाड़ी परेशान हैं और उन्हें लगातार फोन कर रहे हैं। रोहित के बाद अब कोहली ने खुलकर बीसीसीआई के नए नियम से नाखुशी जताई है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। मुझे बताओ कि आप अगर कभी क्रिकेट खेल रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो वहाँ पे फील्ड से जाने के बाद में क्या आपको आपके परिवार की जरूरत महसूस होगी? हाँ बिल्कुल, परिवार की जरूरत तो हमेशा किसको महसूस नहीं होती। अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की है तो आप परिवार आपको सपोर्ट करता है, जिससे आप मेंटली भी फिट रहते हो और फिजिकली आपको और मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट टाइम बेटर करने का। मैच खेल रहे होते हैं, उस टाइम पे फॉर्म अपनी खराब चल रही होती है, तो उस टाइम पे फैमिली का होना जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारी फॉर्म खराब होती है तो उस समय पे हम जाते हैं रूम में अकेले बैठते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर फैमिली अगर अपने को सपोर्ट करती है तो हम फॉर्म वापस आने में मदद मिलती है। मैम जैसे कि हम लोग रहते हैं और क्रिकेट अच्छी नहीं चल रही है, अच्छा भी चल रहा है, तो उसके ऑब्वियसली फिर एक डाउन जब होता है तो उसमें क्या है, परिवार अभी लेटेस्ट जैसे विराट कोहली की फॉर्म खराब हुई थी तो वो मेंटली डिस्ट्रैक्ट हुए, उनका डाउन हुआ, तो मैडम जो अनुष्का जी हैं उन्होंने जैसे उनको घुमाया, मंदिरों में भी दिखाया, तो उसके बाद उनका वापस वो जो रिकवरी हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद करी फैमिली ने। अब फैमिली को जैसे अलाउ नहीं कर रहे हैं, कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली अलाउ नहीं है तो उसके बाद भी एक सपोर्टिंग स्टाफ अच्छा होना चाहिए, कि जैसे सपोर्ट में फ्रेंड्स हैं, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मली हो जाती हैं, पर अब जैसे जिस तरह से बीसीसीआई ने रूल निकाला है तो उसमें तो जैसे नहीं हो पा रहा है। नहीं मैम, ये सही नहीं है, परिवार होना जरूरी है, क्योंकि जब सारे मैं कहता हूँ टेस्ट हो चाहे T20 हो चाहे वनडे हो, परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है,
जिससे क्या कि एक मोटिवेट अलग मिलता है। परिवार में हर सदस्य चाहिए, अपने जरूरी नहीं है कि उसका पार्टनर हो, उसके पेरेंट्स भी होते हैं, उसके बच्चे भी होते हैं, सारे वो है कि उनके साथ होने जरूरी है। आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस रिश्ते को, उस रिलेशनशिप को निभाना है और ऑब्वियसली अपनी नेशनल ड्यूटी को निभाना है, और या फिर अगर वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होए तो भी वो उस पर डिपेंड होता है। तो आई थिंक विराट कोहली इज़ वेरी मैच्योर और मोस्ट इंडियन प्लेयर्स आर वेरी मैच्योर। उनको पता है नेशनल ड्यूटी कहाँ पे आती है और परिवार कहाँ पे आता है। तो आई थिंक कंपार्टमेंटलाइज जो हम कहते हैं, रिलेशनशिप्स को अलग, ग्राउंड के बाहर जो भी चल रहा है उस चीज़ को अलग रखना है। तो आई थिंक वो सारे प्लेयर्स काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। मतलब जब भी मैं कभी घर से निकलती हूँ तो मतलब पूरा विजुअलाइज करके तो हम आते हैं कि हमें मैच में क्या करना है उस हिसाब से। तो मम्मा भी सपोर्ट करती हैं कि कभी ऐसे हो जाए तो फिर उसको ध्यान रखना है चीज़ों का। और आपने जैसे पहले बोला ना कि फैमिली की इम्पोर्टेंस होना ज़रूरी है या नहीं, जब भी कभी मैं अभी भी कभी डाउन परफॉर्म करती हूँ तो मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो ऐसे फैमिली का होना तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है अब भी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। गुजरात में जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार ने शिक्षा के अधिकार में बड़ा बदलाव किया है। गुजरात में आरटीई के तहत एडमिशन के लिए इनकम लिमिट को बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब गुजरात में 6 लाख तक की आय वाले पेरेंट्स भी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करा सकेंगे। किसी भी समय समाज की नींव शिक्षा के बगैर अधूरी होती है, इसलिए देश के हर तबके को शिक्षा का बराबर अधिकार मिला है। हालांकि जागरूकता के अभाव में देश के कुछ ग्रामीण इलाकों में अब भी लोग शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, लेकिन अब शिक्षा की अलग जगाने के लिए गुजरात सरकार ने शिक्षा अधिकार अधिनियम में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल गुजरात सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए आय की सीमा बढ़ा दी है, यानी कि अब 6 लाख रुपए तक की आय वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को इस नियम के तहत छूट के साथ निजी स्कूलों में दाखिला दिला सकेंगे। आरटी में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से, उसमें उसकी आवक इनकम का स्रोत जो हमने पहले 1.5 लाख तक था, आज हमने बढ़ाकर 6 लाख इनकम वाले पेरेंट्स भी इस योजना में लाभ ले सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने और हमारे सीएम साहब की सूचना से हमने एक कदम उठाया है और इसके पीछे ज्यादा से ज्यादा बच्चे वंचित रह जाते थे, उसको ये लाभ मिलेगा। हालांकि पहले ये आय सीमा ग्रामीण इलाकों में महज 1,20,000 रुपए थी, जबकि शहरी इलाकों में ये 1.5 लाख रुपए थी। लेकिन अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बदलाव के बाद इससे तमाम प्रतिभाशाली बच्चों को बेहतर स्कूलों में अपना भविष्य संवारने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट का जो आरटी का डिसीजन है वो बहुत बढ़िया है। इससे जो मिडिल क्लास के बच्चे थे जिनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था वो सब नहीं होगा, उनको अपने गांव में, अपने शहर में पढ़ने का मौका मिलेगा और इस डिसीजन से मिडिल क्लास को बहुत फायदा होने वाला है। आरटीई नियमों के मुताबिक गुजरात में निजी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। लिहाजा अब सरकार के इस फैसले से अहमदाबाद में निजी स्कूलों की 17,040 सीटों पर पहली कक्षा में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, जबकि सूरत में 19,142 सीटों पर छात्रों का एडमिशन होगा। इसी तरह वडोदरा में 4,800 सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। राजकोट में 6,640 बच्चे 921 निजी स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। जाहिर है, आय सीमा बढ़ने से पहले के मुकाबले अब ज्यादा छात्रों को राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा, जहां बच्चे न सिर्फ बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे बल्कि देश के आने वाले कल को भी बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे।
अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।